गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। ओके, तो कल हमने इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बात करी थी। आज हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता है, इन दिस फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ठीक है, सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने कल बताया था कि ये फार्मिंग सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए किसान करता है। ठीक है, वो कोई कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं करता, अपनी कोई जो भी प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर का वो मार्केट में सेल आउट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने यूज के लिए करेगा। तो क्योंकि उसे अपने यूज के लिए करना है तो फार्मर क्या करता है, एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे, यानी एक छोटी सा खेत होगा, छोटी सी जगह होगी जहाँ वो खेती करेगा। ठीक है, और अगर छोटी सी एक छोटे लेवल पर उसे खेती करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। अगर जहाँ वो खेती कर रहा है किसान, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए, एंड सॉइल भी फर्टाइल है, तो हो सकता है कि एक ही साल में एक ही जगह पे वो एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा वहाँ जहाँ भी वो क्रॉप ग्रो कर रहा है वहाँ के क्लाइमेट पे एंड सॉइल अगर कितनी फर्टाइल है उस पर। इसके बाद हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जो राइस है वो मेन क्रॉप होती है, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत राइस सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप। बाकी अदर क्रॉप में वीट है यानी गेहूं है, मेज यानी मक्का है, पल्सेज हैं, दाल हैं, ऑयल सीड्स हैं यानी जिनसे तेल निकाला जाता है। तो ये चीज़ें भी ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा दिस फार्मिंग इज़ प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो अगर हम एरिया की बात करें कि इस तरह की जो खेती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये किस एरियाज में होती है, तो मोस्टली हम बात करें तो ये मानसून के एरियाज में, जहाँ मानसूनी बरसात होती है उन एरियाज में होगी, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, चाहे ईस्ट एशिया की बात करें। ठीक है, इस ये उसका रीजन हो गया कहाँ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। इसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सेकंड टाइप था हमारा प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है कि एक तरह से जो बहुत लंबे पहले समय से, जो प्राचीन समय में यूज कोई चीज़ कर रहे होते हैं। तो पहले समय में अगर हम बात करें मोस्टली, ठीक है, तो इसमें दो तरह की फार्मिंग आती थी। एक था शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड दूसरा था नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, तो अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, इनके बारे में आपने 6th-7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो हम एक बार फिर से इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। तो अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो मेनली ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन जगह पे होती है जहाँ बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड है, यानी बहुत घने जंगल जहाँ पाए जाते हैं, ऐसी जगह पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, झूम कल्टीवेशन भी बोल देते हैं, कहीं मिल्पा कहते हैं, कहीं स्लैश एंड बर्न कहते हैं। तो अलग अलग इसके नाम हैं जिनसे लोग हम इसको जानते हैं। तो हमने कहा अमेजॉन बेसिन, तो अमेजॉन कहाँ हो गया, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील। ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात करते हैं, बहुत बारिश होती है, घने जंगल हैं, तो ऐसे ही एरियाज में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। अब दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ एक तो बहुत भारी बरसात होती है, रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, एंड दूसरा क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पेड़ पौधे वापस से बहुत जल्दी उगाते हैं। एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं हैवी रेनफॉल है, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज है, तो उसकी वजह से वो जो पेड़ काटे जा रहे हैं वापस से वहाँ नए पेड़ आने में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता, क्विक रीजनरेशन हो जाता है। अब हम इसका मेथड पढ़ लेते हैं एक्चुअल में कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोग किस तरह से खेती करते हैं, होता क्या है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। सबसे पहले जो एक जंगल का एरिया होगा, उसके उस जंगल के एरिया में से एक पार्ट सेलेक्ट किया जाएगा। उस पार्ट जो सेलेक्ट किया गया है, उस जगह पे जो जितने भी पेड़ होंगे उनको काटा जाएगा। उसके बाद जो भी उनके रिमेन्स बचे होंगे उनको जला दिया जाएगा, यानी वो जंगल का कुछ एरिया
पेड़ काट के उसको एक प्लेन किया जाएगा ताकि उस पर खेती की जा सके। उसके बाद द एसेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। अब जो जलाए गए हैं, जो पेड़ों के कुछ काटने के बाद कुछ पार्ट रह जाते हैं, उनको जलाने के बाद जो राख बनी है, जो एसेस हैं, उनको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है उसी में, ठीक है, ताकि वो अच्छी खाद बन जाए। और वहीं उस पर जो खेती की जाती है, क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडन्ड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। अब इस तरह से जब खेती करते हैं तो होता क्या है कि सॉइल जो है उस वो ज़्यादा लंबे समय तक फर्टाइल नहीं रहती। एक बार आप खेती करेंगे, आपकी फसल ग्रो हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, एक नई जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि पुरानी जो जगह होती है उसकी लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो आप एक नई जगह जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं, एंड फिर से ही जो पूरा प्रोसेस है वो फिर से रिपीट होता है, ठीक है। तो ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नाम ही दिया गया शिफ्ट मीन्स आपको एक जगह गए, वहाँ खेती करी, उसके बाद वहाँ जब लैंड इनफर्टाइल हो गई, दूसरी जगह गए, फिर वहाँ हम खेती करेंगे, तो दैट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक और नाम दिया गया है जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। मैंने पहले ही बताया स्लैश एंड बर्न हम कह सकते हैं इसको, मिल्पा कह सकते हैं इसको, ठीक है। एंड झूम कल्टीवेशन के नाम से आप जानते हैं, आपने 6th-7th क्लास में झूम कल्टीवेशन सुना होगा, तो ये उसके नाम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिमिटिव में, नेक्स्ट आता है आपका नोमैटिक हर्डिंग। देखिए नोमैटिक हर्डिंग का मतलब होता है कि जो लोग पशुओं को चराने के लिए घूमते फिरते रहते हैं, एक तरह से बंजारे जो लोग होते हैं, आप जो पालतू जानवर हैं उनको लेके जाते हैं अपने आसपास और पशुएं चराते हैं, तो दैट इज नोमैटिक हर्डिंग। So it is practiced in semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and J&K, जम्मू एंड कश्मीर। सो हम ये बात कर रहे हैं एरिड एंड सेमी एरिड मीन जहाँ वो एरिया जहाँ सूखा पड़ता है या कम सूखा पड़ता है, ठीक है। तो जो सूखाग्रस्त एरिया है जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है, वो चाहे वो सहारा हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, या इंडिया के कुछ पार्ट जैसे राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर हो, तो यहाँ आप नोमैडिक हर्डिंग आप सुनेंगे। इसमें क्या होता है, इन दिस हर्ट्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फूडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। तो हर्ट्समैन मीन्स जो जो लोग हैं, जो जैसे भेड़ बकरी चराने गए, तो वो जो चराने वाले लोग, जो लोग हैं जो जिनके साथ वो जाते हैं, ठीक है, तो जो हर्ट्समैन हैं, ठीक है, तो ये हर्ट्समैन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, अपने पालतू जानवरों के साथ जाएंगे, ठीक है। जैसे भेड़ों के लिए जो चराने जाते हैं उनको हम गडरिया बोलते हैं, तो गडरिया क्या करते हैं, जो भेड़ चराते हैं, तो वही हर्ट्समैन है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ जाते हैं इन सर्च फॉर फूड, यानी जानवरों के लिए जो चारा होता है उसके सर्च में, पानी की तलाश में। और उनका एक डिफाइन रूट होता है, यानी एक रास्ता होता है, तय रास्ता होता है, उसी रास्ते से वो हमेशा ट्रैवल करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, सिप हो सकता है, कैमल हो सकता है, याक हो सकता है, गोट बकरी हो सकती हैं। ये कॉमनली एनिमल्स हैं जिनको रियर किया जाता है, ठीक है। याक आप देखेंगे तो ये आपको पहाड़ी एरियाज़ में, जो ठंडे एरियाज़ हैं, कोल्ड डेजर्ट जिसको बोलेंगे, वहाँ आपको मिलेंगे। बाकी तो आपको नॉर्मल भी मिल जाएंगे। अब इनसे मिलता क्या है पालतू जानवरों से, दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं ये जानवर, मीट भी प्रोवाइड करते हैं, वूल भी प्रोवाइड करते हैं, हाइड चमड़ा, जो चमड़े होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज़ को मिलती हैं। तो ये आपका हो गया नोमैडिक हर्डिंग का पार्ट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने पढ़ लिया जब किसान अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ग्रो करता है, वो मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब हम कॉमर्शियल फार्मिंग पढ़ेंगे, तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही होता है कि आपको क्या है, मार्केट में आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको सेल आउट करेंगे। सो इन दिस क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। अब इसमें जो भी खेती की जाती है या जानवरों को भी पाला जाता है, वो इसलिए पाला जाता है ताकि मार्केट में सेल आउट कर सकें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। अब क्योंकि ये मार्केट के लिए किया जाता है, मार्केट में सेल करने के लिए किया जाता है, तो ये जो खेती होती है, इस तरह की खेती बड़े एरिया में होती है, ठीक है। अब जब बड़े एरिया में होगी तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट, कैपिटल यानी मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है यहाँ। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। एक बहुत बड़े एरिया में खेती हो रही है
तो वर्क जो है वो मशीन द्वारा किया जाएगा। लेबर भी लगती है, लेकिन लेबर इतने बड़े एरिया में खेती नहीं कर सकती, तो मशीनों का यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं, 3 तरह की कॉमर्शियल फार्मिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक तो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, जहाँ अनाज उगाया जाता है। दूसरा मिक्स्ड फार्मिंग की हम बात करेंगे, और तीसरा हम बात करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो अभी हम बात कर लेते हैं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। जब हम कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज़ क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, ये हमने पहले बात ही कर ली। एंड इसमें जो मेन क्रॉप्स हैं वो आती हैं वीट एंड मेज, ठीक है, यानी कि गेहूं और मक्का। तो गेहूं और मक्का इसके अंतर्गत ज़्यादातर ये उगाई जाती हैं। इनके एरियाज़ की बात करें, कहाँ कहाँ ये उगाई जाती हैं, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या है, घास के मैदान जो हैं, इनको आप 6-7 क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में नेचुरल वेजिटेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान होते हैं टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन वो होता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो एक मीडियम, एक मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ रहता है। दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, यहाँ इस तरह की फसल ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो यहाँ क्या होता है कि एक विंटर सीजन जो आता है उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ एक साल में या एक सीज़न में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो हो पाती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज़ की, ठीक है। इसके बाद आपका कॉमर्शियल फार्मिंग में दूसरा आता है प्लांटेशंस। देखिए, प्लांटेशन फार्मिंग की जब हम बात करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि एक एरिया में सिर्फ एक ही तरह के प्लांट को ग्रो किया जाता है, ठीक है। या तो वो टी हो सकता है, या फिर कॉफ़ी, या शुगर केन, या कैसो यानी काजू, या रबर, बनाना, कॉटन, और भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही तरह के प्लांट को ग्रो किया जाएगा। जैसे अगर टी की खेती हो रही है, तो वहाँ सिर्फ टी की ही आपको मिलेगी, वहाँ कॉफ़ी की नहीं मिलेगी, वहाँ शुगर केन नहीं मिलेगा आपको, ना रबड़ मिलेगा। तो टी के प्लांटेशंस हैं तो चाय के बागान है तो चाय के बागान ही होंगे, कॉफ़ी के हैं तो कॉफ़ी के होंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। जब आप प्लांटेशन क्रॉप की बात करते हैं, तो आपको लेबर एंड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, दच रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। जब हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन में, तो जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम चाय की खेती की बात करते हैं, चाय के बागान आप देख सकते हैं, आसाम में देख सकते हैं, साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स हैं, वहाँ आप चाय की खेती देख सकते हैं। तो उन प्लांट्स में जहाँ चाय के बागान हैं, जहाँ चाय की खेती हो रही है एक्चुअल में, तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, वो प्रोसेसिंग या तो उसी प्लांटेशन के अंदर ही उसकी यूनिट होगी, प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर उसी के नज़दीक होगी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग जहाँ होती है, जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ वो प्रोसेसिंग होगी, उस प्लांट की प्रोसेसिंग से मतलब क्या है कि पत्तियाँ तो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, तो पत्तियों को तोड़ के वहाँ से जो चाय बनाई जाती है एक्चुअली जो हम यूज़ करते हैं, वो किस तरह से जहाँ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेसिंग की बात हम कर रहे हैं। तो वो या तो उसी प्लांटेशन फार्म में ही उसकी यूनिट होती है, या फिर उसके नज़दीक फैक्ट्री होती है। तो अगर ऐसा है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि चाय तो सिर्फ वहीं है और फैक्ट्री भी उसी जगह है। मान लीजिए आसाम की चाय की हम बात कर रहे हैं, फैक्ट्री भी उसी जगह आसाम में ही है, तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं कि प्लांटेशन क्रॉपिंग की हम बात करें, तो वो है आपका ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको ये इस तरह की प्लांटेशन क्रॉपिंग मिलती है, ठीक है। अब ना एग्जांपल के लिए रबड़ जो है वो मलेशिया में ज़्यादा होता है, कॉफ़ी की बात करें ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा होती है, टी हम बात करें तो वो इंडिया और श्रीलंका में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके प्लांटेशन क्रॉपिंग के। तो आपका अभी कॉमर्शियल फार्मिंग में रह गया है मिक्स्ड फार्मिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।